हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत बढ़िया मस्त मजे में हैं, है ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो फटाफट जल्दी जल्दी जुड़ जाइए, जल्दी से क्लास को शेयर कीजिए। मैं पूनम प्रजापत रसायन विज्ञान की इस पाठशाला में आप सभी बच्चों का स्वागत करती हूँ। बच्चों, आप सब खुश हैं, इसमें कोई डाउट नहीं, क्योंकि आप सब मेरे साथ डाउट नट में पढ़ रहे हैं, राइट। तो जल्दी से जुड़िए, फटाफट शेयर कीजिए, जितना हो सकता है बच्चों को शेयर करो, ताकि बच्चे अच्छे से सब एक साथ पढ़ सकें। तो चलते हैं, हम अपनी आज की पाठशाला को शुरू करते हैं। उससे पहले पीछे जो पढ़ा है उसका एक क्विक रिवीजन लेते हैं, ताकि हम उसको कनेक्ट करते हुए आगे बढ़ सकें। सही है कि गलत, जल्दी से कमेंट में लिखेंगे बच्चों। हमने पीछे जो अपना नया चैप्टर, सेकंड चैप्टर परमाणु संरचना शुरू किया था ना। उसमें अपन ने क्या क्या पढ़ लिया है। अपन ने पढ़ लिया है परमाणु वह सूक्ष्मतम कण है जिसे विभाजित नहीं किया जा सकता, जिसे डाल्टन ने बताया। पर उसके बाद उस पर रिसर्च हुआ, और रिसर्च होने के बाद उसमें हमने देखा कि अपरमाणविक कण भी हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, जिनकी खोज की गई और उनके ऊपर अलग अलग तथ्य दिए गए जो सही भी थे। और उसके बाद परमाणु मॉडल्स भी पढ़े हमने, जैसे कौन सा मॉडल, थॉमसन का मॉडल और रदरफोर्ड का मॉडल। यहां तक आप सबको मैंने अच्छे से क्लियर कर दिया है, इवन ये भी बता दिया है कि कहां से क्वेश्चन आता है। साथ साथ में बता रही हूं, तो बच्चों मैं आपसे ये उम्मीद करती हूं कि आप नोट्स बना रहे होंगे। देखो, जितना ज्यादा डेडिकेशन आपका होगा उससे भी ज्यादा डेडिकेशन मेरा होगा, लेकिन आपको उस चीज में मेरा साथ देना होगा। पढ़ना तो आपको है ना, हमें पढ़ाना है, आपको पढ़ना है, लेकिन कहते हैं ना साथ मिलकर ये काम होगा। तो ज्यादा से ज्यादा नोट्स बनाइए और अच्छे से क्लास में एंड तक जुड़े रहिए, ताकि आपको जो टॉपिक पढ़ाया जा रहा है वो आपको समझ में आ जाए। क्लियर। चलते हैं जी, हम आज क्या पढ़ने वाले हैं उस पर थोड़ा डिस्कस करते हैं और अपने टॉपिक पर आ जाते हैं। बच्चों, आज अपन पढ़ने वाले हैं, जैसे ही रदरफोर्ड को अपन ने उसकी कमियों को पढ़कर छोड़ दिया था, वहां से आगे बढ़ेंगे। कुछ मेन टॉपिक्स जो हैं वो देखेंगे, जैसे परमाणु द्रव्यमान, परमाणु संख्या, या यूं कहूं द्रव्यमान संख्या के बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे। समस्थानिक, संभारिक, सम न्यूट्रॉनिक, सम इलेक्ट्रॉनिक, इन पर चर्चा करेंगे। और उसके बाद हम आएंगे बोर मॉडल पर, जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। 12वीं में बहुत ज्यादा फिजिक्स के अंदर ये टॉपिक पूरा का पूरा ऐसा का ऐसा दिया गया है, तो कोशिश करो कि आज ही इसको सीख जाओ, ठीक है। तो इसको अपन देखेंगे, इसका जो गणितीय रूप है जो बोहर ने बताए हैं, वो सब जितनी भी अवधारणाएं हैं वो सब यहीं पर डिस्कस करेंगे। तो ठीक है, चलें, रेडी, लेट्स गो। नाउ हम शुरू करते हैं अपना आज का टॉपिक। क्या है? परमाणु संख्या। बच्चों, परमाणु संख्या क्या होती है? परमाणु संख्या होती है आपकी परमाणु संख्या क्या होती है? परमाणु संख्या के बारे में बात करें तो थोड़ा सा अपन बढ़ते हैं। हम सब ये जानते हैं कि कोई भी परमाणु में नाभिक और उसके कक्ष होते हैं, और कक्ष में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। सही है बच्चों? जल्दी से कमेंट में लिखते जाना, जल्दी जल्दी मेरे साथ, ओके। फटाफट, ज्यादा समय कंज्यूम नहीं करना है। तो जब अपन जानते हैं कि नाभिक के चारों तरफ परमाणु के अंदर कक्ष में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, तो इस नाभिक में धनावेश कहां से आता है? तो कहा, हमेशा किसी भी परमाणु के नाभिक में क्या रहता है? हमेशा प्रोटॉन रहता है। और प्रोटॉन हम पढ़कर आए हैं, प्रोटॉन पर चार्ज क्या होता है बच्चों? धनावेश होता है, जिसकी वजह से नाभिक पॉजिटिव चार्ज प्रदर्शित करता है। क्लियर? तो कहा गया कि परमाणु संख्या क्या होती है, इसकी परिभाषा दी गई,
और परिभाषा में कहा गया कि किसी भी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या ही उसकी क्या कहलाती है बच्चों, उसकी परमाणु संख्या कहलाती है। तो आपकी स्क्रीन पर परिभाषा कुछ इस प्रकार है, जरा देखेंगे परिभाषा क्या कह रही है। परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की कुल संख्या को परमाणु संख्या कहते हैं। परमाणु संख्या को Z द्वारा प्रदर्शित करते हैं। राइट, बात समझ में आ गई होगी। सेकंड आते हैं हम द्रव्यमान संख्या या फिर यूं कहें एटॉमिक मास, परमाणु द्रव्यमान भी कह सकते हैं। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं बच्चों, परमाणु द्रव्यमान। क्लियर जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इससे परमाणु द्रव्यमान क्या होता है, जैसे नाभिक में प्रोटॉन होता है वैसे नाभिक में न्यूट्रॉन भी होता है। प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्याओं को यदि जोड़ दिया जाए तो वही संख्या जो जुड़ने के बाद प्राप्त होती है उसे हम कहते हैं क्या बच्चों, उसे हम कहते हैं द्रव्यमान संख्या या यूं कहूं परमाणु द्रव्यमान। परिभाषा आपकी स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार है। नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या और न्यूट्रॉनों की संख्या के योग को परमाणु की द्रव्यमान संख्या कहते हैं। बच्चों आप सब जानते हैं कि किसी भी परमाणु में पॉजिटिव नाभिक में, परमाणु के नाभिक में पॉजिटिव चार्ज नजर आता है वो उसके प्रोटॉनों की वजह से होता है, पर न्यूट्रॉन भी तो होता है। और आप सब जानते हैं कि प्रोटॉन जो होता है उस पर प्लस चार्ज होता है, पर जो न्यूट्रॉन होता है वो न्यूट्रल होता है, उस पर कोई चार्ज नहीं आता, इसीलिए नाभिक पॉजिटिव होता है। राइट, अगर बात समझ में आ गई है तो फटाफट लाइक करेंगे जल्दी से जल्दी और कमेंट में लिखेंगे यस मैम। देन आगे बढ़ते हैं, अपन देखते हैं कि कोई भी द्रव्यमान संख्या है तो प्रोटॉन की संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या से मिलकर बना है, जिसे अपन कहते हैं परमाणु संख्या एवं क्या न्यूट्रॉनों की संख्या भी कहते हैं। बात समझ में आ गई। इसे हम लोग किस प्रकार रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जरा ध्यान देंगे। द्रव्यमान संख्या जो होती है बच्चों उसे हम क्या कहते हैं बेटा, एटॉमिक मास। राइट, एटॉमिक मास भी कहते हैं, तो इसे अपन ए से रिप्रेजेंट करते हैं। प्रोटॉन की संख्या मेरे बच्चों आपको पता है कि हम इसको जेड से रिप्रेजेंट करते हैं और न्यूट्रॉन की संख्या को बच्चों स्मॉल एन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ए इज इक्वल टू जेड प्लस एन। क्लियर, बात समझ में आ गई। सेकंड आता है एन बराबर, हमें कई बार बच्चों पूछा जाता है कि किसी भी तत्व के नाम के बारे में पूछ लिया जाता है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की संख्या देख करके तत्व के ऊपर आवेश पूछ लिया जाता है, तो उसमें न्यूट्रॉन की संख्या भी पूछी जाती है। तो वो न्यूट्रॉन की संख्या आप कैसे निकालेंगे, न्यूट्रॉन की संख्या बराबर क्या लिखेंगे आप, ए माइनस जेड। राइट, क्लियर है जी, बात समझ में आ गई तो जल्दी से यस मैम लिख दें। अब चलते हैं हम आगे। न्यूट्रॉन की संख्या बराबर द्रव्यमान संख्या या यूं कहूं परमाणु द्रव्यमान। राइट, परमाणु द्रव्यमान माइनस परमाणु संख्या, जिसे हम जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखते हैं आगे, परमाणु की द्रव्यमान संख्या और परमाणु संख्या को निम्न तरीके से भी व्यक्त किया जा सकता है। जैसे आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है क्या बच्चों, आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है क्या, एलिमेंट्स दिखाई दे रहे हैं, जिसमें आप देख रहे होंगे कि आपके पास द्रव्यमान संख्या है, परमाणु संख्या है, द्रव्यमान संख्या, परमाणु संख्या। क्या है ये, कोई भी तत्व है उसके नीचे हमेशा जो संख्या होती है उसे परमाणु संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, परमाणु संख्या, जो प्रोटॉन की संख्या को रिप्रेजेंट करती है। वहीं दूसरी ओर देखें तो द्रव्यमान संख्या जो ऊपर लिखी जाती है वो कहा जाता है कि लगभग परमाणु संख्या की दुगुनी होती है, या फिर हम यूं कहें कि द्रव्यमान संख्या जो है वो परमाणु द्रव्यमान के बराबर होता है। क्लियर, बात समझ में आ गई होगी। तो ये क्लियर हुआ, लिखना समझ में आया कि नहीं आया बेटा, कि अपने तत्व के किस तरफ आप देखेंगे कि दाईं तरफ जो होता है अपन देखते हैं कि क्या लिखा जाता है, बाईं तरफ सॉरी क्या लिखा जाता है, एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास। क्लियर, बात समझ में आ गई होगी। तो चलते हैं आगे फटाफट। अब एक क्वेश्चन की तरफ देखते हैं, थोड़ा सा आपको समझ में आ जाए। बच्चों अपने पास क्या है, अपने पास अगर कोई क्वेश्चन दिया गया है तो ये कहा गया कि आपके पास प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन की संख्या कुछ इस प्रकार है।
प्रोटॉन की संख्या 16, इलेक्ट्रॉन की संख्या 18 और न्यूट्रॉन की संख्या 16 है। तो बताइए ये तत्व कौन सा है? तत्व का नाम बताइए और उस पर आवेश भी बताइए। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा तो फटाफट कमेंट में बताइए कि यहाँ पर तत्व का नाम क्या होगा। मैंने आपको अभी एक फॉर्मूला दिखाया था बच्चों, सही है, बताया था ना, जिसमें अपन ने लिखा था क्या, A बराबर Z प्लस N। ए क्या है? एटॉमिक मास या द्रव्यमान संख्या। Z क्या है बच्चों? परमाणु क्रमांक या यूं कहूं परमाणुओं की संख्या। N क्या है बेटा? न्यूट्रॉनों की संख्या। राइट, कोई इसमें दिक्कत नहीं है बच्चों। अपने पास क्या है? अपने पास Z जो है वो प्रोटॉन की संख्या है 16 प्लस अपने पास न्यूट्रॉन की संख्या बेटा कितनी है? 16। तो क्या आ गया बेटा? एटॉमिक मास कितना आया राजा? 32। बच्चों बताओ जल्दी, आवर्त सारणी में ऐसा कौन सा तत्व है जिसका एटॉमिक मास 32 है? जल्दी से कमेंट में लिखेंगे, फटाफट फटाफट फटाफट। देखो बच्चों, इधर उधर की बातें नहीं करनी है बेटा, अपने को केवल पढ़ाई की ही बातें करनी है। यहाँ पर जो पूछे जा रहे हैं क्वेश्चंस, उनके आंसर फटाफट दीजिए। मैं साथ साथ पूछ रही हूँ, तो बताओ जल्दी 32 किसका आंसर है? वेरी गुड, पर कुछ ही बच्चे आंसर करें, सब बच्चे देंगे आंसर तभी अच्छा लगता है। राइट, जब जितने बच्चे लाइव जुड़े हुए हो उतने ज्यादा सजग होके पढ़ो भाई। जितने ज्यादा एक्टिव रहोगे उतना जल्दी समझ में आएगा। तो एटॉमिक मास किसका होता है? सल्फर का। अब पूछ रहा है आवेश, कैसे पता चलेगा? बच्चों एक बात हमेशा ध्यान रखनी है कि किसी भी कोई भी अपने पास तत्व है उसमें प्रोटॉन की संख्या और इलेक्ट्रॉन की संख्या हमेशा बराबर होती है। अगर इनकी संख्याएं बराबर नहीं होती तो ये कभी भी परमाणु जो है वो उदासीन नहीं होता। राइट, पर अगर बराबर नहीं है तो जो संख्या या जिस भी प्रोटॉन की संख्या या इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा है वही उस पर, उस तत्व पर आवेश है। राइट, यानी यूं कह दूं आपको, यदि समझ में नहीं आ रहा है तो मैं ध्यान से आप देखो कि क्या है, अगर किसी भी तत्व में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में जिसकी भी संख्या ज्यादा है, मान लो अगर प्रोटॉन की संख्या ज्यादा है, संख्या अधिक है, तो आपको उस तत्व पर क्या चार्ज लगाना है? पॉजिटिव चार्ज। राइट, और यदि इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा है तो आपको उस तत्व पर कौन सा चार्ज लगाना है? माइनस। राइट, आ जाइए। प्रोटॉन की संख्या कितनी बेटा? 16। इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी बेटा? 18। कितनी ज्यादा है? 2 ज्यादा है। 2 ज्यादा है किसकी? इलेक्ट्रॉन की। तो इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा तो कौन सा चार्ज? माइनस। माइनस में कितना लगेगा इसके ऊपर? -2। डन, वेरी गुड, समझ में आ गया? फटाफट यस मैम लिखेंगे और जल्दी से इसको उतारेंगे। अब चलते हैं हम आगे। जैसे मैंने कहा था कि जैसे ही अपन परमाणु क्रमांक पढ़े, परमाणु द्रव्यमान पढ़ा, तो उसके बाद अब इनको सिमिलरिटीज कैसे होती है, जिनका क्रमांक समान हुआ तो उस तत्व को क्या कहोगे, जिनके द्रव्यमान समान हुआ उस तत्व को क्या कहेंगे। तो हम थोड़ा आगे बढ़े और इसमें अपन पढ़ेंगे सबसे पहले क्या? समस्थानिक, जिसे अपन क्या कहते हैं? आइसोटॉप्स कहते हैं। राइट बच्चों, समस्थानिक, समस्थानिक का मतलब होगा एक ही स्थान पर जिन तत्वों को रखा गया है। तो आप में से कई बच्चे ये सोच रहे होंगे कि मैम समस्थानिक एक स्थान पर एक ही तत्व होता है, बहुत सारे तत्व तो नहीं होते। राइट, आप सही सोच रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा हम लोगों को और समझना है। अगर एक स्थान पर एक ही तत्व है तो उसका क्रमांक वही रहा ना, वो तत्व भी वही रहा, लेकिन अगर उस तत्व के भार अलग अलग हो गए तो क्रमांक तो वही रहा, स्थान तो फिक्स है। भार अलग अलग हो गए तो कोई बात नहीं, आप उसे अलग से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्योंकि वो तो अपन अलग से लिख ही सकते हैं, लेकिन आवर्त सारणी में तो कार्बन ही लिखा जाएगा ना। राइट, क्लोरीन है तो क्लोरीन ही लिखा जाएगा ना, पर भार बदले हैं। तो बात समझ में आ गई। तो एक ही स्थान पर रखे जाने वाले तत्वों को क्या कहेंगे हम? समस्थानिक। क्लियर? आइसोटॉप्स। इसकी परिभाषा आपकी स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रही है। कह रहे हैं कि जिन तत्वों के परमाणु क्रमांक समान हो लेकिन परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न हो तो वह तत्व परस्पर
क्या कहलाते हैं? समस्थानिक कहलाते हैं। जैसे आपको एक स्क्रीन पर तस्वीर नजर आ रही है ना? वो तस्वीर क्या कह रही है, जरा ध्यान देंगे। वो तस्वीर कह रही है कि आपके पास क्लोरीन है और क्लोरीन 17 है, क्लोरीन 17 है, तो आवर्त सारणी में इसका स्थान तो नहीं बदला, लेकिन इनके गुणों में कुछ परिवर्तन आया तो भार बदल गए, और भार बदले तो वो परस्पर क्या कहलाए? समस्थानिक कहलाए। क्लियर? यहाँ पर क्लोरीन 35 और क्लोरीन 37 परस्पर क्या है बेटे? समस्थानिक है, और ये क्या है? क्लोरीन के समस्थानिक। क्लियर? जल्दी से उतारेंगे मेरे बच्चे, फटाफट। डन। चलते हैं आगे। आगे अगला टॉपिक आता है बेटा क्या? समस्थानिकों के कुछ उपयोग। पता है समस्थानिक जो होते हैं वहां से भी क्वेश्चन आता है, साथ ही 2 नंबर का क्वेश्चन आता है कि इसके उपयोग क्या है, राइट? तो ये भी इम्पोर्टेंट पार्ट है एकेडमिक बच्चों के लिए भी, इवन नीट के बच्चों के लिए भी। तो अच्छे से पढ़ेंगे, ध्यान से। ओके डन। चलते हैं। सबसे पहला उपयोग। उपयोग मतलब क्या होता है कि कहाँ पर ये यूज होते हैं, यानी तत्व तो वही है लेकिन इसके यदि भार बदल रहे हैं तो वो कहाँ कहाँ पर यूज किए जा सकते हैं। पहला है यूरेनियम 235, जिसको परमाणु भट्टी में ईंधन के रूप में उपयोग में लाया जाता है, राइट? यूरेनियम 235, यूरेनियम 235 बहुत ज्यादा क्या है? एक ब्लास्टिंग वाला तत्व है, यानी कि ये विखंडित होता है, इसलिए इससे ज्यादा ऊष्मा या हीट रिलीज होती है, इसलिए इनको परमाणु भट्टियां जो होती हैं उनमें ईंधन के रूप में यूज में लिया जाता है। सेकंड पार्ट यहाँ पर दूसरा आता है, वो कह रहा है कि कैंसर के इलाज में कार्बन जो होता है, कोबाल्ट जो होता है 60, उसका यूज किया जाता है। बात क्लियर हो गई। वहीं पर थर्ड आता है आपका उपयोग आयोडीन, जो जिसकी कमी से घेंगा रोग हो जाता है, तो उसके उपचार में भी आयोडीन के समस्थानिकों का उपयोग किया जाता है। तो बात समझ में आई, उपयोग समझ में आई। कई बार क्वेश्चन पूछ जाता है, आपको कैंसर के उपचार की औषधि भी बताई गई है। बच्चों फटाफट मुझे कमेंट में बताओ कि वो औषधि कौन सी है, जल्दी 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 बताएंगे, राइट? फटाफट देखेंगे, जल्दी से देखें, क्लियर हो जाए। ये हो गया टॉपिक आपका उपयोग का जो इम्पोर्टेंट है, स्टार लगाएंगे, इसको नोट करेंगे। अब बढ़ते हैं आगे। अगला टॉपिक है समभारिक। क्लियर? जिसे हम आइसोबार भी कहते हैं। समभारिक मतलब क्या मैम? अभी तो आपने कहा कि एक तत्व एक जगह पर ही रहता है, सही बात है। अब भार भी समान हो गया तो फिर इनमें क्या चेंज आया? बिल्कुल बेटा, किसी तत्व का भार दूसरे तत्व के भार के इक्वल कभी नहीं हो सकता है, सही है ना? हम ऐसा ही पढ़ते हैं, लेकिन ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि एक तत्व का उस तत्व में दूसरे तत्व के साथ भार को समान बताया गया है, क्योंकि एक तत्व का तो एक तत्व अपनी जगह पर ही है। जैसे अगर अपन बात करें कि कार्बन है, तो कार्बन का जो भार है तो 13, तो दूसरा कार्बन का भी 13, तो इसको अलग अलग लिखने की जरूरत क्या है भाई? ये तो एक ही जगह लिखे जाएंगे ना, फिर अलग अलग क्यों लिख रहे हो? भार समान है तो परमाणु क्रमांक तो समान होना ही है एक तत्व का। लेकिन अगर भिन्न भिन्न तत्व लें तो उनके परमाणु क्रमांक बदल जाएंगे। भिन्न भिन्न, जैसे कार्बन और नाइट्रोजन ले लो, तो इनका परमाणु क्रमांक क्या हो गया? बदल गया। लेकिन भार क्या हो सकता है? समान हो सकता है, तो उन्हें हम कहते हैं समभारिक। बात समझ में आई? ऐसे तत्व जिनके भार समान हो लेकिन क्रमांक भिन्न भिन्न हो तो उन्हें अपन क्या कहते हैं बच्चों? समभारिक कहते हैं। तो इसकी परिभाषा आपकी स्क्रीन पर लिखी गई है। वे तत्व जिनके परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न हो लेकिन द्रव्यमान संख्या या परमाणु भार समान हो, वे समभारिक कहलाते हैं। जैसे आपको एक तस्वीर नजर आ रही है, वो कह रही है कि ऑर्गन, पोटेशियम और कैल्शियम, इन सब के परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न है, अलग अलग आवर्त सारणी में जगह है इनकी, लेकिन फिर भी इनके जो द्रव्यमान संख्या है या परमाणु द्रव्यमान है वो क्या है बच्चों? समान है, 40 40 40। क्लियर? बात समझ में आ गई हो तो यस मैम लिख देंगे, फटाफट जल्दी से इसको उतारेंगे। क्लियर? ओके जी, चलते हैं आगे। अगला टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जहां से क्वेश्चन आता है डायरेक्ट 1 नंबर का। सम न्यूट्रॉनिक क्या होते हैं?
सम मतलब समान, न्यूट्रॉनिक मतलब न्यूट्रॉन की संख्या। अगर किसी भी तत्व में न्यूट्रॉन की संख्या समान है तो वो क्या है? सम न्यूट्रॉनिक है। परिभाषा आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही है जो अपन ने अभी अभी समझी है। विभिन्न तत्वों के वे परमाणु जिनमें न्यूट्रॉन की संख्या समान किंतु द्रव्यमान संख्या, परमाणु संख्या दोनों भिन्न भिन्न होते हैं, सम न्यूट्रॉनिक कहलाते हैं। न्यूट्रॉन की संख्या समान, परमाणु संख्या, द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न हो सकती है बच्चों, लेकिन न्यूट्रॉनों की संख्या समान हो तो वह सम न्यूट्रॉनिक कहलाते हैं। भिन्न भिन्न तत्व जैसे अपने सामने स्क्रीन पर क्या दिखाई दे रहा है? कार्बन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दिखाई दे रहा है। तो अपन यहाँ लिख देते हैं कार्बन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। क्लियर? इन सब में किन की संख्या देखनी है? प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। बच्चों, कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 6, 7 और 8। इनका भार यहाँ पर 14, 15 और 16। कार्बन 12 भी होता है, कार्बन 13 भी होता है और कार्बन 14 भी होता है। ये आपस में परस्पर क्या है? समस्थानिक है। कार्बन का समस्थानिक है। कार्बन 13, 14, 12, 13 और 14। तो उनमें से एक समस्थानिक को उठा लिया है हमने, कार्बन 14। राइट बच्चों, प्रोटॉन की संख्या, परमाणु क्रमांक 6, 7, 8। बेटा इलेक्ट्रॉन की संख्या एज सिमिलर एज इलेक्ट्रॉन की संख्या 6, 7, 8। लेकिन न्यूट्रॉन की संख्या कैसे निकालते हैं? न्यूट्रॉन की संख्या निकालते हैं A माइनस जेड। बच्चों बताओ, 6 परमाणु क्रमांक है और 14 क्या है? 14 क्या है? एटॉमिक मास। 14 माइनस 6, 15 माइनस 7, 16 माइनस 8। बताओ सब में कितनी संख्या है न्यूट्रॉन की? जल्दी। वेरी गुड, आ गया जी समझ में सबको? क्लियर? यस मैम, जल्दी से कमेंट में लिखेंगे। और इस तरह अगर आपको यही चीज निकालनी है तो बहुत आसानी से आप इसे निकाल सकते हैं। क्लियर हो गया बेटा बात? समझ में आ गई? डन। चलते हैं आगे, थोड़ा बढ़ते हैं। सम इलेक्ट्रॉनिक। सम इलेक्ट्रॉनिक मतलब बच्चों किसी भी परमाणु के अंदर प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन तो होते हैं, लेकिन उनमें इलेक्ट्रॉन की संख्या यदि इक्वल हो जाए, प्रोटॉन की संख्या तो इलेक्ट्रॉन के इक्वल होती है, लेकिन भिन्न भिन्न भी तो हो सकती है। एक तत्व में तो समान है, लेकिन भिन्न भिन्न तत्वों में तो भिन्न भिन्न होती है। लेकिन ये कह रहा है कि भिन्न भिन्न तत्वों में भी क्या हो? समान हो। तो वे तत्व परस्पर क्या कहलाते हैं? सम इलेक्ट्रॉनिक कहलाते हैं। जैसे आपके सामने सोडियम, मैग्नीशियम और फ्लोरीन दिया है बच्चों, तो हम यहाँ लिख देते हैं सोडियम प्लस मैग्नीशियम प्लस 2 और फ्लोरीन माइनस। बच्चों ध्यान देंगे कि जब भी किसी तत्व के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो इसका मतलब उतना इलेक्ट्रॉन कम है और पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है। समझ आ रही है? जैसे अपन कहें कि 4 प्रोटॉन तो 4 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, लेकिन मैं यहाँ समझा देती हूँ। जैसे किसी तत्व के ऊपर अपन ने कहा कोई तत्व है X, उस तत्व में 4 प्रोटॉन है और 4 ही इलेक्ट्रॉन है। सही है? तो यदि इसके ऊपर मैं प्लस चार्ज लगा दूं तो प्रोटॉन की संख्या 1 बढ़ गई, वहीं इसकी संख्या 1 घट गई। हाँ या ना? बात समझ में आई? तो कहा कि यदि प्रोटॉन की संख्या 4 है तो वहां पर इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी बेटा? 1 कम होगी ना, तो कितना बचेगा? 3। यस और नो? जितने पॉजिटिव चार्ज हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन घटते चले जाएंगे। बात समझ में आ गई? यस। तो फटाफट लिखेंगे। जैसे प्रोटॉन यहाँ पर 11 है, यहाँ पर 12 है और यहाँ पर 9 है बच्चों। सही है या नहीं? बात यहाँ तक क्लियर हुई? अब प्रोटॉन 11 है लेकिन इलेक्ट्रॉन 1 कम हो गया ना, पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है, तो 11 माइनस 1 तो इलेक्ट्रॉन हो गए 10।
12 कितने, 2 पॉजिटिव चार्ज 2 है तो -2, यहाँ कितने बचे 10। यहाँ पर 9 ऊपर -1 लिखा है तो यहाँ पर 9 + 1 यहाँ हो गया 10। जरा ध्यान देंगे, अगर किसी तत्व के ऊपर पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है यानी इलेक्ट्रॉन उतने ही कम हो जाएंगे। अगर प्लस में 1 है तो इलेक्ट्रॉन 1 कम हो जाएगा, अलग 2 है प्लस में तो 2 इलेक्ट्रॉन कम हो जाएंगे, क्योंकि जनरली एक तत्व में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन इक्वल चलते हैं, राइट। इक्वल है ना, प्रोटॉन 11 इलेक्ट्रॉन 11, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन। लेकिन पॉजिटिव था तो 1 घटा दिया, पॉजिटिव था तो 2 घटा दिए, नेगेटिव है तो 1 जोड़ दिया, तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या में सम इलेक्ट्रॉनिकता प्रदर्शित होने लग गई। यानी भिन्न भिन्न तत्वों में इलेक्ट्रॉन की संख्या भी समान हो सकती है, जिन्हें हम कहते हैं सम इलेक्ट्रॉनिक। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है बच्चों, तो फटाफट अपन कई बार पता है पढ़ते पढ़ते जो है अदर बातें करने लग जाते हैं। बेटा टॉपिक को समझो, इंपॉर्टेंट है, ध्यान दो सब बच्चे। बाद में क्लास ऑफ होने के बाद में आप बातें करना, ठीक है, आराम से, कोई नहीं रोकेगा, लेकिन अभी पढ़ाई करें। ओके जी, चलते हैं आगे। अब चलते हैं अपना टॉपिक आगे बढ़ाते हैं। सम इलेक्ट्रॉनिक हो गया, सम न्यूट्रॉनिक हो गया, और अब इसके बाद अब पढ़ेंगे अपन क्या, अब देखेंगे अपन ये कि कोई भी तत्व की संयोजकता की जब बात की जाती है तो वो कैसे प्रदर्शित होती है। अगर आप संयोजकता को देख रहे हो, संयोजकता मतलब क्या, किसी भी तत्व के बाह्यतम कक्ष में कहते हैं जितने इलेक्ट्रॉन है वो संयोजकता है। ये हमने पीछे पढ़ा हुआ है, सेकंड ये भी पढ़ा हुआ है छोटी क्लासों में, कि कोई भी तत्व जितने बंध बनाता है वही उसकी संयोजकता है। ये अपने जगह सही है, लेकिन कहते हैं सिचुएशन जो होती है वो परिभाषाओं को बदल देती है, राइट। पर यहाँ पर पर्टिकुलरली अपने को जो मोस्ट ऑफ, या यूं कहूँ जो सबसे ज़्यादा स्थायी परिभाषा है वो क्या होती है, कि कोई भी परमाणु है, कोई भी परमाणु है, मैं यहाँ पर बना रही हूँ एक डायग्राम, इस परमाणु के बाह्यतम कक्ष में बेटा 4 इलेक्ट्रॉन या उससे भी क्या हो सकते हैं, अधिक, ठीक है। यदि 4 है और 4 से अधिक है तो क्या होगा, 4 से अधिक है तो यहां पर ये संयोजकता को समझाने के लिए अष्टक नियम दिया गया। क्या दिया गया, अष्टक नियम दिया गया। अष्टक नियम कहा कि बाह्यतम कक्ष में 8 ही इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। अगर 4 है तो संयोजकता 1 2 3 4 तक तो ठीक है। किस तत्व के बाह्यतम कक्ष में 1 इलेक्ट्रॉन 1 संयोजकता, 2 इलेक्ट्रॉन 2 संयोजकता, 3 इलेक्ट्रॉन 3 संयोजकता और 4 इलेक्ट्रॉन 4 संयोजकता, खत्म। संयोजकता पर बेटा कभी भी प्लस माइनस नहीं लगता, ये ध्यान रखना। ऑक्सीकरण अपचयन जो होता है, जहाँ पर ऑक्सीकरण अंक की बात होती है वहां पर प्लस माइनस लगता है। बीच बीच में जो बातें मैं बता रही हूँ वो ध्यान से लिख लेना। तो संयोजकता में केवल अंक प्रदर्शित होते हैं, तो पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज नो, शो ही नहीं करना है। संयोजकता क्या होती है, बाह्यतम कक्ष में इलेक्ट्रॉन 4 तक है तो कोई दिक्कत नहीं, उसके बाद यदि 5 हुए तो आपको क्या करना है, 8 में से 5 को घटाना है, 8 में से 6, 8 में से 7 और 8 में से 8, इस तरह से घटते चले जाते हैं और वही उसकी संयोजकता हो जाती है। क्लियर। तो क्या ये यही कह रहा है, जरा देख लेते हैं। जितने इलेक्ट्रॉनों का त्याग और ग्रहण करता है उतने ही तत्व, उस तत्व की संयोजकता होती है। बाहरी कक्ष में 1 से 4 तक है तो ठीक है, बाहरी कक्ष के बराबर ही उसकी संयोजकता होगी। लेकिन 5 6 7 हुए तो वहां पर अपन लिखेंगे 8 और बाहरी कक्ष के इलेक्ट्रॉनों की संख्या। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं बात करूं कि अपने पास क्या है बेटा, अपने पास फ्लोरीन है। फ्लोरीन का परमाणु क्रमांक कितना बच्चों, 9, यस और नो, जल्दी से कमेंट में बताएंगे। और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यदि आप देखते हैं तो अपने पास होता है 2 और 7, 2 और 7 होता है। क्लियर जी, बात समझ में आ गई होगी। 2 और 7, क्लियर। बाह्यतम कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन, 7। बाह्यतम कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन, 7। हम क्या करेंगे, 8, अब फ्लोरीन की संयोजकता देखनी है, 8 - 7 तो कितना आ गया भाई, 1। यानी कि फ्लोरीन की संयोजकता कितनी होगी,
कितनी हुई बच्चों, जल्दी बताओ। 1, ना प्लस ना माइनस, कुछ भी शो नहीं करना है क्योंकि वो ऑक्सीकरण अंक में होता है, संयोजकताओं में नहीं। शायद बात समझ में आ गई, तो फटाफट उतारेंगे, जल्दी से चलते हैं अपने अगले टॉपिक की ओर। अब अपन आते हैं अपने टॉपिक पर। ये तो थे कुछ रदरफोर्ड ने जब बताया, तो उसके बाद में इन संख्याओं को उन्होंने जिक्र नहीं किया, तो कुछ तथ्यों को अलग से पढ़ाया गया है। ठीक है, उनके मॉडल में वो नाम थे, परमाणु क्रमांक, परमाणु द्रव्यमान, लेकिन वो उनको डिफाइन नहीं कर पाए, तो उनको डिफाइन करना जरूरी था। वो चीजें हमने डिफाइन कर दी क्योंकि आपको वो पता होना चाहिए। अब चलते हैं अपन आगे। जब रदरफोर्ड ने अपना मॉडल, परमाणु मॉडल देकर के जब उनकी कमियों को रिसर्च किया बच्चों, तो अपन ने देखा था कि वहां पर उन्होंने बताया था कि कोई भी इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है तो क्या होता है, क्या करते हैं। तो ये सब जो कमियां थी, उन कमियों को किसने दूर किया? बोहर ने। तो बोहर नामक वैज्ञानिक आया और उसने रदरफोर्ड की कमियों को दूर करते हुए एक नया मॉडल प्रस्तुत किया और नाम दिया परमाणु मॉडल। ठीक है, कमियों को दूर करने के लिए उसने कुछ अभिग्रहित बनाए, यानी कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स उन्होंने डिस्कस किए जो उनकी कमियों को दूर कर रहे थे। वो क्या है, जरा बात कर लेते हैं। तो पहली कमी क्या थी, ताकि हम लोग उसको कमी को दूर करते हुए वो चीज समझ में आए, है ना। बोहर ने कमी, पहली रदरफोर्ड ने जो कमी दी वो क्या थी? उन्होंने कहा कोई भी परमाणु या नाभिक होता है, कोई भी नाभिक होता है किसी भी परमाणु में, तो उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। ठीक बात है। तो बोहर ने रिसर्च किया कि भाई, पूछा उनसे पहले तो वैज्ञानिकों ने कि जब चक्कर लगा रहा है तो कौन से कक्ष में चक्कर लगाएगा, कक्ष की कोई ऊर्जा होनी चाहिए क्या या नहीं। तो इस कमी को दूर किया, इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा या यूं कहूं कक्ष की ऊर्जा कितनी, तो बोहर ने इसको सही किया और कहा कि जब कोई इलेक्ट्रॉन किसी भी नाभिक के चारों तरफ चक्कर लगाता है तो उस कक्ष की ऊर्जा या यूं कहूं कि कोणीय संवेग जो होता है वो लगभग कितना होना चाहिए, NH/2π के बराबर होना चाहिए। ये क्या है इसका? कोणीय संवेग। शायद बात समझ में आ गई है, कमी समझ में आई। ये रदरफोर्ड की कमी थी और ये बोहर ने इसको सही किया। क्लियर कि कक्ष में चक्कर, रदरफोर्ड ने नहीं बताया ऊर्जा कितनी होनी चाहिए, बोहर ने कहा इतनी होनी चाहिए। पहली कमी दूर, फर्स्ट हो गई। सेकंड, उसने कहा कि जब भी चक्कर लगाता है कौन? इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है, चक्कर लगाता लगाता एक बार क्या हो जाता है, नाभिक के अंदर गिर जाता है। क्यों? क्योंकि वो चक्कर लगाते वक्त ही ऊर्जा का उत्सर्जन करता है। तो बोहर ने कहा ऐसा कैसा हो सकता है सर, अगर ऐसा हुआ तो परमाणु तो फिर अस्थायी हो गया, कैसी बातें कर रहे हैं आप। तो उन्होंने इस बात पर रिसर्च किया और कहा कि नहीं, जब परमाणु के नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन जब चक्कर लगा रहा है तो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते वक्त ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं करता है। वो कब करता है? जब वो एक कक्ष से दूसरे में आता है। जैसे आपके पास N1, N2 और N3 कक्ष हैं, N1, N2, तो यहाँ पर उपस्थित इलेक्ट्रॉन जो है, यहाँ पर उपस्थित जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या होगा, यहाँ से ऊपर जाएगा। तो एक कक्ष से दूसरे में आया तब इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का उत्सर्जन करता है, या फिर यूं कह दूं कि यहाँ पर उपस्थित इलेक्ट्रॉन यदि नीचे आ रहा है तो वो ऊर्जा का क्या करता है, ऊपर से नीचे जाता है। सॉरी, तो अपन लिख देते हैं यहाँ पर, अगर वो ऊपर से नीचे आ रहा है, उच्च से निम्न की ओर आ रहा है, तो ऊर्जा का क्या करता है, उत्सर्जन करता है। और जब वो नीचे से ऊपर जाता है तो अवशोषण करता है। शायद बात समझ में आ गई होगी। तो ये कमी भी दूर कर दी किसने? बोहर ने। दोनों बात समझ में आ गई, पहली क्लियर, दूसरी भी क्लियर। उसने कहा ना ना, चक्कर लगाते वक्त अगर तो स्थायी है ही नहीं, लेकिन परमाणु तो स्थायी है। तो उन्होंने इस बात को समझाया, बात क्लियर हो गई। तो फटाफट फटाफट उतारेंगे, चलते हैं आगे बच्चों
अब अगली कमी क्या थी? उसने कहा कि जब कोई, रदरफोर्ड ने कहा चक्कर लगा रहा है, तो उसने कहा चक्कर ठीक है, पर वो स्थायी कैसे है? ऐसे ऐसे अपने आप ही चक्कर थोड़ी लगा रहा है, कोई इस पर कोई फोर्स काम कर रहा है या कुछ भी, कोई तो होगा। तो वहीं रदरफोर्ड बेचारा चुप हो गया, क्योंकि उतना रिसर्च हुआ नहीं था उस समय। उनकी गलती नहीं है वो, क्योंकि हम जब तक रिसर्च पे रिसर्च नहीं करेंगे तब तक तो कोई चीज अपन को समझ में ही नहीं आएगी। तो बोहर ने कहा देखो, जब कोई इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है किसमें, इस पर किसी कक्ष में, तो जब चक्कर लगा रहा होता है तो उसके ऊपर एक बल कार्य करता है, नाभिक की तरफ और एक ऊपर की ओर। जब नाभिक की तरफ बल कार्य करता है तो नाभिकीय आकर्षण और जब ऊपर की ओर लगता है तो अपकेंद्रण बल। ठीक है, दो बल। अगर ये दोनों बल संतुलित हैं तब तो वो चक्कर लगा रहा है, अगर संतुलित नहीं है तो वो चक्कर नहीं लगाएगा एक निश्चित ऊर्जा वाली कक्ष में, राइट। तो उन्होंने कहा दो बल कार्य करेंगे, एक तो अभिकेंद्रीय बल और या यूं कहूं नाभिकीय बल और एक अपकेंद्रण बल। बात समझ में आ गई? क्लियर हो गया? नाभिकीय और अपकेंद्रीय बल कौन कौन से होते हैं उन्होंने ये भी बताया बच्चों। नाभिकीय बल और अपकेंद्रण बल में उन्होंने कहा कि नाभिकीय बल जो होता है वो होता है Ze²/r और अपकेंद्रण बल होता है mv²/r²। क्लियर? बात समझ में आ गई हो तो फटाफट इसको उतारेंगे जल्दी से, ताकि आपको बात क्लियर हो जाए कि ये क्या कहना चाहता है। ओके, डन। तो नाभिकीय बल और आपके पास क्या हो गया? अपकेंद्रण बल। क्लियर? ये बातें उन्होंने समझाई और समझाने के बाद में क्लियर हो गया कि ये टॉपिक जो है इनमें कुछ कमियां थी, वो बोहर ने क्लियर कर दी। और क्लियर करते ही उसके बाद उन्होंने बताया कि अब जब कोई चक्कर लगा रहा है तो चक्कर लगाते वक्त हम क्या करते हैं कि ये जो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है तो चक्कर लगाते वक्त नाभिक से कुछ डिस्टेंस पर है, तो वो त्रिज्या कौन सी है? तो त्रिज्या कौन सी है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो उन्होंने कहा कि कक्ष में जब चक्कर लगाता है तो उस कक्ष की त्रिज्या क्या होनी चाहिए। तो अब फटाफट इसको उतारिए ताकि हम आगे बढ़ सके किस ओर? त्रिज्या की ओर। तो बच्चों अब शुरू करेंगे अपन अपना अगला टॉपिक। वो क्या है? अपना अगली नाभिक की त्रिज्या जो अपन ने देखी कि अपन जब कोई त्रिज्या कोई भी इलेक्ट्रॉन जो है वो नाभिक की चारों तरफ चक्कर लगा रहा होता है तो वहां पर कोई ना कोई क्या होता है? त्रिज्या तो होगी उसकी। तो वहां पर वो त्रिज्या कैसे निकाली जाती है उसको अपन यहाँ पर डिस्कस करेंगे। चलते हैं। तो अब देखते हैं अपन इस कक्ष की त्रिज्या ज्ञात। ये बोहर ने ही सूत्र प्रदर्शित किया था, सोचो उसने कितना रिसर्च किया है ना। तो यहाँ पर उसने क्या बताया? यहाँ पर उसने कहा कि कोई भी, अपन सब जानते हैं, जरा ध्यान से देखना, कि कोई भी परमाणु है उसके नाभिक में इलेक्ट्रॉन, ठीक बात है। तो इलेक्ट्रॉन जब चक्कर लगा रहा है तो नाभिक से डिस्टेंस बताओ। इसे अभिकेंद्रीय बल भी कहते हैं, है ना। अभिकेंद्रीय बल और या नाभिकीय बल और अपकेंद्रण बल, तीन है ना, जिनमें दो नाम सिमिलर, अभिकेंद्रीय बल भी कहते हैं और नाभिकीय बल, जिसका फॉर्मूला अपने को पता है। तो रहेगा जब चक्कर लगा रहा है तो जिस कक्ष से इसकी दूरी को अपन त्रिज्या में मापेंगे, तो उन्होंने कहा कि जब ये दोनों बल समान हो, कौन सा? अभिकेंद्रीय लिखूं, अभिकेंद्रीय या नाभिकीय बल बराबर किसके? अपकेंद्रण बल के। ठीक है, ठीक है। तो अभिकेंद्रीय बल क्या हुआ बच्चों? जरा बताओ, जरा फटाफट जल्दी से, क्या होता है? तो हमने अभी फॉर्मूला लिखा था ना बच्चों, क्या था? Ze²/r² बराबर mv²/r। ठीक है बेटा, यहाँ सिमिलरली है तो r से r कट हो गया और यहाँ आ गया
Ze² अपॉन आर बराबर mv²। ये हो गई समीकरण 1। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, सबको पता है ये बात, ठीक है। अब आप सब जानते हैं कि बोहर ने कहा था, जब रदरफोर्ड ने क्या बोला था कि चक्कर लगा रहा है तो किस कक्ष में चक्कर लगाएगा भाई, उसकी कोई ऊर्जा होगी क्या? तो बोहर ने उस समय क्या कहा था? बोहर के अनुसार क्या था? बोहर के अनुसार किसी कक्ष का कोणीय संवेग या कहूं उसकी ऊर्जा mvr बराबर क्या होता है? nh/2π के बराबर होता है। इस वैल्यू को आप समीकरण 1 में रिप्रेजेंट करने के लिए क्या करेंगे? इसके पास क्या है? v है, आप v का मान निकाल लो। v बराबर क्या लिखेंगे बेटे? nh/2π गुणा m इंटू r। क्लियर? ये मान हम कहाँ लिख सकते हैं बेटा? समीकरण 1 में लिख सकते हैं। लिख सकते हैं कि नहीं? जल्दी बताओ, फटाफट बताएंगे जल्दी से। हो गया जी क्लियर? हाँ जी हाँ, बिल्कुल क्लियर है। अब चलते हैं आगे। अगर हमें ये मान, कौन सा मान? v बराबर क्या? v बराबर nh, v बराबर nh अपॉन 2π गुणा mr। इस वैल्यू को अगर हम लिखें समीकरण 1 में, तो समीकरण 1 क्या है बेटा? जरा ध्यान देना। समीकरण 1 थी बच्चों क्या? z² अपॉन r बराबर m इंटू v का स्क्वायर। अगर v की जगह मान रखें तो z² अपॉन r इज इक्वल टू m गुणा क्या? nh अपॉन 2π mr। इन सब को क्या कर दो? होल स्क्वायर। क्यों किया है? क्योंकि v का मान क्या है? स्क्वायर में है। यहां तक क्लियर? बिल्कुल जी बिल्कुल। तो बच्चों ze² अपॉन r² बराबर r बराबर क्या हो गया? हटा दो भाई, फिर से तुम कंफ्यूज हो जाओगे, कह दो कि दीदी ये क्या है। नहीं जी नहीं, बिल्कुल नहीं, मेरे बच्चे कंफ्यूज नहीं हो। m गुना स्क्वायर सबका है, n स्क्वायर h² अपॉन 4π² m² r²। राइट? यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर आपने यहां देखा तो देखो बेटा, m ऊपर है, m नीचे, एक से एक m कट गया, एक r से कट गया, फिर बाकी कुछ भी नहीं, बाकी जो है वो लिखना पड़ेगा। तो अपने पास यहाँ पर r बचा है और अपने को त्रिज्या ही निकालनी है, तो इस r को आप इधर ले लें, r बराबर, तो क्या होगा? जरा ध्यान से देखो, इस r को उधर ले गए, तो ये सब चीजें इधर आ जाएंगी। तो कैसे होगा? r की वैल्यू जरा ध्यान देंगे, n² h² अपॉन क्या बेटे? 4π² गुणा m गुणा ze²। फटाफट बताएंगे यस और नो। बात समझ में आई या नहीं? यानी कि किसी भी कक्ष में, किसी भी परमाणु के कक्ष में चक्कर लगाते हुए इलेक्ट्रॉन की नाभिक से दूरी या कहूं नाभिक से बाह्यतम कक्ष की त्रिज्या का सूत्र होता है r इज इक्वल टू n² h² अपॉन 4π² m ze²। राइट? क्लियर हो गई होगी बात। तो ये है आपका फॉर्मूला, जिसे किसने निकाल कर बताया था? बोहर ने। और ये इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन भी आता है। बच्चों यहाँ पर क्या क्या है मैं जरा बात बता देती हूँ। n क्या है बेटा? इलेक्ट्रॉन की संख्या है। अब यहाँ पर h क्या है अपना? h जो है वो है प्लांक नियतांक, जिसकी वैल्यू क्या है बच्चों? 6.6 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। क्लियर? उसके बाद क्या है बेटा? पाई का मान आप सब जानते हैं 3.14 या 22/7 भी लिख सकते हैं। m क्या है बेटा? इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान।
ठीक है, कितना होता है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.1। वहीं पर बात करें तो Z क्या है, परमाणु संख्या। क्लियर। E क्या है बेटा, E है इलेक्ट्रॉन का क्या, आवेश। बात समझ में आ गई होगी। आवेश कितना होता है, फटाफट कमेंट में लिखो। अब मैं नहीं बताऊंगी, द्रव्यमान मैंने गलती से बता दिया क्योंकि ये मैंने पहले बताया हुआ है। जल्दी से जल्दी कमेंट में लिखो फटाफट, ये आपके लिए ही क्वेश्चन है। टक खुद लिखेंगे। आवेश सबको पता होना चाहिए भाई, ये तो इतना तो पता हो ही सबको। चलें आगे, बात समझ में आ गई है। तो ये हो गया आपकी त्रिज्या निकालने का फॉर्मूला। क्लियर। अब चलते हैं हम आगे। ये कक्ष की त्रिज्या हो गई। जब कक्ष की त्रिज्या होने के बाद ये सब जब क्लियर हो गया तो अब आया कि कोई भी कक्ष में, या यूं कहूं परमाणु के कक्ष में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है। ठीक बात है। जब वो चक्कर लगाता है तो वो कण रूप में होता है कि तरंग। तो बोहर के साथ में एक वैज्ञानिक आया, मैक्सवेल। उसने कहा कि चलो रिसर्च करते हैं। उन्होंने रिसर्च किया और कहा कि नहीं, ये तरंग के रूप में भी हो सकता है, कण के रूप में भी हो सकता है। तो उन्होंने पहले रिसर्च किया तरंग के ऊपर। तो तरंग पर जब रिसर्च किया तो उन्होंने कहा कि ये तरंगे जो हैं, ये जो विकिरणों के रूप में ऊर्जा उत्सर्जित अवशोषित होती है, या फिर जो इलेक्ट्रॉन है, ये जो आवेशित कण है, इनके ऊपर अगर आप कोई क्षेत्र आरोपित कर दें तो हम इसे देख सकते हैं। और नाम दिया उन विकिरणों को उन्होंने रिसर्च करके विद्युत चुंबकीय तरंगे। क्या नाम दिया, विद्युत चुंबकीय तरंगे। बात समझ में आई। किसने दिया था, सबसे पहले मैक्सवेल ने। क्लियर। उन्होंने कहा कि मैक्सवेल ने क्या कहा कि कोई भी परमाणु का नाभिक के चारों तरफ जब इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं तो चक्कर लगाते वक्त ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ये दो रूप में गति करते हैं। और रूप में जब गति करते हैं तो क्या वो कण हो सकते हैं, क्या वो तरंग हो सकती है। तो कहा कि ये जो विकिरण है, इस विकिरण पर रिसर्च करें तो ये दिखती हैं तरंग। और तरंगे भी कब दिखती हैं, जिस पर क्या हो, दो क्षेत्र आरोपित हो, विद्युत क्षेत्र और बेटा चुंबकीय क्षेत्र। दो क्षेत्र आरोपित करने पर ही ये तरंगे दिखाई देती हैं। बात समझ में आई। यानी जब किसी आवेशित पिंड पर, यानी कण पर, कण कहूं या इलेक्ट्रॉनों को जब क्या किया जाता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर गुजारा जाता है, तो उस बीच यदि उन पर विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र आप आरोपित कर दें तो वो इलेक्ट्रॉन जो हैं वो आपको तरंगों के रूप में गति करते हुए नजर आएंगे। और ये तरंगे जब बनेंगी तो दोनों क्षेत्र परस्पर लंबवत दिखाई देते हैं, जिसे अपन इस प्रकार देख सकते हैं। आपको स्क्रीन पर एक क्या दिखाई दे रहा है बेटा, आपको स्क्रीन पर एक डायग्राम दिखाई दे रहा है ना। तो ये डायग्राम जो है आपको ये कह रहा है कि यहाँ पर अपने पास क्या है, अपने पास एक दो स्तर दिखाई दे रहे हैं, या फिर यूं कहूं कि दो स्तर में क्या दिखाई दे रहे हैं, एक ऊपर इस तरह से सीधा खड़ा हुआ और एक इस तरह से आपको दिखाई दे रहा है। एक तो ये दिखाई दे रहा है, ध्यान से देखो ताकि बात क्लियर हो जाए। अब ये चलते हुए नजर आए तो ज्यादा अच्छा लगेगा, है ना। अपन यूं कह दें कि ये चलता हुआ नजर आ जाए तो अपने को ये ज्यादा समझ में आएगा। लेकिन ये चल क्यों नहीं रहा है भाई, ये चल नहीं रहा है, कोई बात नहीं, बिना चले ही दिखा देते हैं। तो यहाँ पर देखो, एक तो ये क्षेत्र नजर आ रहा है बच्चों, और यहाँ पर एक क्षेत्र ये नजर आ रहा है। जरा ध्यान दो बेटा, ये क्षेत्र और ये क्षेत्र परस्पर लंबवत दिखाई नहीं दे रहे हैं क्या, दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, बिल्कुल दे रहे हैं ना। हाँ, तो लंबवत दिखाई दे रहे, तो यहाँ पर ये भी लंबवत दिखाई दे रही है ना, ये इस तरफ जा रही है, ये इस तरफ जा रही है।
तो कहा कि जब विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र आरोपित होता है तो ये किरणें जब गमन करती है इस तरह से और गमन करते हुए एक दूसरे के क्या हो जाती हैं, लंबवत हो जाती हैं। जरा ध्यान देंगे, ये और ये एक दूसरे के क्या है बच्चों, लंबवत हैं। क्या है, लंबवत हो जाती हैं। तो यानी प्रकाश जब यूं कहूं, इलेक्ट्रॉन जब गमन कर रहा है तो विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र तरंगों के रूप में दिखाई देंगे और वो परस्पर सदैव क्या होंगे, लंबवत दिखाई देते हैं। तो बात क्लियर हो गई, बात समझ में भी आ गई होगी। डन, क्लियर। तो हम इस प्रकार से इस चित्र के माध्यम से ये समझ सकते हैं कि ये आपस में क्या होते हैं, एक दूसरे के लंबवत होते हैं। क्लियर, चलें आगे। तो डन जी डन, आगे चलते हैं। अब हम चलते हैं आगे। अब देखते हैं कि इनके जो गुण होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। बच्चों आप जरा ध्यान से देखो, अभी आपने क्या देखा था, वहां पर आपने देखा कि दो तरंगे जो हैं, जब क्षेत्र में जो भी इलेक्ट्रॉन है वो गमन करता है तो वो तरंगे क्या हो जाती हैं, परस्पर लंबवत हो जाती हैं। तो इस प्रकार जब ये गमन हो रहा है, वो लंबवत हो रही है, तो कौन कौन से क्या गुण प्रदर्शित करते हैं, नाम तो पता चल ही गया, विद्युत चुंबकीय तरंगे। क्लियर, अब चलते हैं आगे। तो अब इन्होंने कहा सबसे पहले ये क्या होते हैं, त्वरित आवेशों से उत्पन्न होती है। आवेश इलेक्ट्रॉन, बात क्लियर है। और जब त्वरित होती हैं, जब गमन करती हैं तो वो क्या हो जाती हैं, परस्पर क्या हो जाते हैं, जल्दी से आवेश लंबवत जाकर एक दूसरे के क्या हो जाते हैं, परपेंडिकुलर हो जाते हैं, लंबवत हो जाते हैं। क्लियर, अब चलते हैं आगे। ये तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं। इनमें परावर्तन, अपवर्तन, व्यतिकरण, विवर्तन और ध्रुवण जैसे गुण पाए जाते हैं। बच्चों आपने देखा होगा कि कोई भी प्रकाश की किरण जब आपतित की जाती है किसी सरफेस पर, या कहूँ कि कांच की स्लाइड पर, तो हम देखते हैं कि वहां पर क्या हो जाता है, कांच की स्लाइड पर वो जाते हैं तो वहां से उसी क्षेत्र में से वापस अपनी ही माध्यम में लौट जाते हैं। प्रकाश की ये घटना क्या कहलाती है, प्रकाश का परावर्तन। जल्दी बताओ, अब अपवर्तन किसे कहते हैं, फटाफट आप कमेंट में बताएंगे मुझे, अपवर्तन क्या होता है, आप सबको पता है ना क्या होता है। जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने पथ से विचलित हो जाती है, उसे प्रकाश की इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। व्यतिकरण, विवर्तन को डिटेल में थोड़ा सा आगे डिस्कस करेंगे, उससे पहले ये जरा देख लें, उसके बाद आगे पढ़ लेते हैं। ये परावर्तित अपवर्तित होती हैं। ये तरंगे भिन्न भिन्न प्रकार की होती हैं। बेटा जब अपन कोई भी तरंग ले रहे हैं, यानी कि कोई कण ले रहे हैं जिसमें विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र आरोपित होने से वो तरंग लिख रही है, तो ये जब तरंग दिख रही है तो ये तरंग बहुत सारी तरंगों का समूह है। क्या है, समूह है। तो ये अलग अलग प्रकार की तरंगे होंगी, बहुत सारी तरंगे हैं ना इसमें, तो अलग अलग तरंगे होंगी। तो वो तरंगे जो हैं जब आपस में मिल जाती हैं तो उस मिलने के बाद हमें जो प्राप्त होती है, जो हमें कहते हैं तस्वीर सामने नजर आती है, उसे हम क्या नाम देते हैं, स्पेक्ट्रम नाम देते हैं। बात क्लियर हो गई होगी कि स्पेक्ट्रम क्या होता है। तो ये हो गया क्लियर। उसके बाद में स्पेक्ट्रम, बात समझ में आई, बहुत सारी तरंगों का समूह क्या कहलाता है, स्पेक्ट्रम कहलाता है। उसके बाद ये जो तरंगे होती हैं इनको हम लोग किस में मापते हैं बेटा, हम मापते हैं उसको आवर्ती और तरंग दैर्ध्य। आवर्ती क्या होती है, तरंग दैर्ध्य क्या होती है, तरंग संख्या क्या होती है, ये सब भी मैं अभी समझाऊंगी। तो फटाफट जल्दी से फटाफट उतारो, चलते हैं आगे। क्लियर, ओके जी डन। अब अभी शब्द जो समझाया था मैंने स्पेक्ट्रम, वो कुछ इस प्रकार का दिखाई दे रहा है ना, बहुत सारी किरणों का समूह, तरंगों का समूह, विकिरणों का समूह दिखाई दे रहा है ना। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ये जो आवर्ती होती है इसकी, जिसे हम हर्ट्ज में भी मापते हैं, तो जो आवर्ती होती है वो आवर्ती बेटा कहाँ से शुरू होती है, 10⁻24 से लेकर 10⁻0 तक आ जाती है। इसे हम हर्ट्ज में मापते हैं। साथ ही अपन इसकी आवृत्ति को यानी फ्रीक्वेंसी को देखें तो वो कहाँ तक मापी जाती है, 10⁸ से 10⁻16 तक, यानी कितनी माइनॉरिटी से किसी किरण की फ्रीक्वेंसी को देखा जा रहा है। जरा ध्यान से देखो, स्पेक्ट्रम दिखाई दे रहा है, इसको बहुत सारी किरणें हैं, जैसे अपने पास एक्स रे है, अल्ट्रावायलेट है, इंफ्रारेड है, विजिबल रेज है,
बहुत सारी है, लेकिन इनमें से कोई भी दिखाई नहीं देती है, हम देख नहीं सकते हैं। बस किसको छोड़कर, दृश्य प्रकाश क्षेत्र को छोड़कर, उसमें जो किरणें हैं वो विजिबल रेज होती हैं। जैसे आपने रेनबो देखा है ना, तो रेनबो में बहुत सारी किरणें हैं ना, बहुत सारे कलर दिखाई देते हैं, तो वो विजिबल क्षेत्र होता है, केवल वही हमें दिखाई देता है। और वो स्पेक्ट्रम जो होता है वो कैसा होता है जरा देखेंगे। तो ये रेनबो के कलर्स होते हैं विजिबल रेज में। तो यहाँ पर अपन देखते हैं ना विबज्योर, है ना, विबग्योर भी कहते हैं कई जगह, जो आपको ठीक लगे वो कहो, बस आपको तो याद होना चाहिए। तो विबज्योर के कलर्स आपको दिखाई दे रहे हैं। अब यहाँ पर एक चीज आती है कि स्पेक्ट्रम जो होते हैं वो कई प्रकार के हैं। इसको डिटेल में तो हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन फिर भी एक चीज यहाँ पर आ गई है तो बताना बनता है। बेटा यहाँ पर पता नहीं चल रहा है कौन सा कलर खत्म कहाँ पर हो रहा है और कौन सा शुरू हो रहा है। तो इस प्रकार जब भी कोई स्थिति आपके समक्ष हो और आपसे पूछा जाए कि ऐसे स्पेक्ट्रम क्या कहलाते हैं, तो हम हमेशा कहेंगे क्या कहलाते हैं बेटा, सतत स्पेक्ट्रम कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? सतत स्पेक्ट्रम कहलाते हैं, जहां पर कौन सी किरण या कौन सा रंग कहाँ खत्म हो रहा है, कहाँ शुरू हो रहा है, हमें पता नहीं है। डन, बात क्लियर हो गई होगी। तो स्पेक्ट्रम की बात समझ में आ गई। अब थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं और अपने विद्युत चुंबकीय जो तरंगे हैं उसी कॉन्सेप्ट में अपने पढ़ा था कि इनके गुणों में व्यतिकरण और विवर्तन। तो सबसे पहले देखेंगे कि अपने पास व्यतिकरण विवर्तन से पहले, अच्छा ओके ओके ओके, अच्छा ये बताएं आपको पहले, ओके अच्छा स्क्रीन भी चाहती है कि पहले वो से पहले ये तो बताओ, अभी वेवलेंथ पढ़ाया आपने, वो होती क्या है, हमारे बच्चों को पता ही नहीं है। ठीक है बुरा नहीं मानो, वही बता रही हूँ, उसके बाद व्यतिकरण विवर्तन पढ़ा दूंगी, बुरा नहीं मानना बेटा। चले ओके जी, आइए चलते हैं। तरंग दैर्ध्य क्या होती है, जरा ध्यान देंगे कि अपन देखते हैं कि कोई भी तरंग तो समझ में आती है ना। अब ऐसा तो नहीं है कि तरंग को आप समझ नहीं पा रहे, अब तो पता है ना तरंग क्या होती है। इलेक्ट्रॉन जब गमन कर रहे हैं तो विद्युत चुंबकीय क्षेत्र की वजह से जो विकिरण चल रही है वो तरंग हो जाती है। तरंग का मतलब होता है ऊपर नीचे वेव, राइट जी, बिल्कुल सीधी स्ट्रेट नहीं होती है कभी भी, वो ऊपर नीचे चलती है, ठीक है, उसे तरंग कहते हैं। तो तरंग में कहा कि दो उच्चिष्टों और या कहूं दो निम्निष्टों के बीच की दूरी। उच्चिष्ट और निम्निष्ट क्या बेटा, देखो जरा ध्यान देना कि अपने पास क्या होता है कि अपन जब भी यूं कह दें या फिर अपने पास, ये लो एक बात मैं समझाना चाहती हूँ, ध्यान देना कि अगर मैं कोई तरंग को इस तरह से ला रही हूँ तो वो तरंग क्या है कि ऊपर भी जाएगी और नीचे भी जाएगी, जितनी ऊपर उतनी ही नीचे, फिर ऊपर फिर नीचे। लहरें, तरंगे, समुद्र बीच गए होंगे ना आप लोग सब घूमने के लिए, है ना, तो वहां पर आपने देखी होगी पानी इस तरह से लहरें चलती है, तो जितना ऊपर उतना नीचे, जितना ऊपर उतना नीचे। तो ऊपर को हम कहते हैं क्या, उच्चिष्ट, नीचे को कहते हैं निम्निष्ट। ऊपर को कहते हैं क्या, उच्चिष्ट, और यहाँ निम्निष्ट, राइट। तो ये क्या है आपका उच्चिष्ट, ये क्या है निम्निष्ट। आगे बात समझ में। तो दो उच्चिष्टों के बीच की दूरी या निम्निष्टों के बीच की दूरी क्या कहलाती है, तरंग दैर्ध्य कहलाती है, जिसे हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, हम उसे लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं। ये लैम्डा है आपका, लैम्डा, इसे लैम्डा कहते हैं। ओके डन। अब चलते हैं, दूसरा कहता है कि क्या आता है अपने पास, आवर्ती क्या होती है। बेटा ध्यान देना, आवर्ती क्या होती है, तो अपन देखते हैं कि कोई भी किरण जो है वो एक बिंदु से जब गुजरती है तो वो उसकी क्या कहलाती है, आवर्ती कहलाती है। क्या कहलाती है, आवर्ती। अभी मैं इसका डायग्राम बना के आगे समझाऊंगी, थोड़ा ध्यान से। तो यहाँ पर बस इतना ध्यान दे देना इस फॉर्मूले में, या यूं कहूँ इस चित्र में, कि अपने पास जो उच्चिष्ट होता है उसके ऊपर का हिस्सा, या फिर यूं कहूँ गर्त में जाए तो उसके नीचे की गहराई क्या कहलाती है, आयाम कहलाती है। क्या कहलाती है बेटा, आयाम कहलाती है, ठीक है। और फिर आता है तरंग संख्या और प्रकाश की गति। तो आयाम समझ में आ गया। तरंग संख्या 1 सेंटीमीटर लंबाई में जितनी संख्या में तरंग निकलती है वो तरंग संख्या कहलाती है। तो अभी मैं इसको बनाकर आपको दिखा देती हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो, ठीक है। अच्छा, अपने पास तरंग दैर्ध्य समझ में आ गई, आयाम समझ में आ गए। अब आता है
आवर्ती, थोड़ा ध्यान देंगे, आवर्ती। उसके बाद आती है तरंग संख्या और उसके बाद आता है प्रकाश का वेग। ठीक, बात समझ में आई। आवर्ती क्या होती है? जैसे एक तरंग है, ठीक है, ऐसे जा रही है, तो वो एक बिंदु से कितनी तरंगे जा रही, एक बिंदु से बार बार कितनी रिपीट हो रही, जितनी बार एक ही बिंदु से वो गमन करेगी तरंग, वो उस तरंग की क्या कहलाएगी? आवर्ती। फ्रीक्वेंसी होती है ना, जैसे कई बच्चे, छोटे बच्चे क्या करते हैं पता है, गेट के सामने बीच में खड़े हो जाते हैं, आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे, उसमें से बार बार आना जाना ना, फिर मम्मियाँ गुस्सा करती कितनी बार आएगा, ऐसा होता है ना। तो वो उस बच्चे की क्या है? आवर्ती है, कि वो एक ही जगह से कितनी बार गुजर रहा है, वो उसकी फ्रीक्वेंसी कहलाती है। क्लियर? अब आती है तरंग संख्या। तरंग संख्या क्या होती है बेटा? तरंग संख्या का मतलब होता है कि अपने पास 1 सेंटीमीटर की ये लंबाई है तरंग की, ठीक है, इसमें कितनी तरंगे हैं? तरंगों की संख्या। 1 सेंटीमीटर लंबाई को कितनी तरंगे एक साथ तय कर रही है, वही उन तरंगों की क्या कहलाती है? तरंग संख्या कहलाती है, जिसे हम लोग म्यू बार से रिप्रेजेंट करते हैं। 1 सेंटीमीटर लंबाई को जितनी तरंगे क्या करती है? एक साथ क्या करती है बेटा? गुजरती है उसमें से, तो वहां पर वो कहलाती है उसकी तरंग संख्या। अब आता है प्रकाश का वेग, से अपन c से डिनोट करते हैं कि c म्यू और लैम्डा, है ना। तो अपन देखते हैं कि कोई भी प्रकाश जो होता है वो क्या होता है? आवृत्ति और तरंग दैर्ध्य का गुणनफल होता है। तो आवृत्ति बराबर क्या हो जाएगा? c अपॉन लैम्डा। बेटा तरंग संख्या जो म्यू बार होती है वो तरंग दैर्ध्य का व्युत्क्रम भी होती है। जरा ध्यान देना, किसका? तरंग दैर्ध्य के व्युत्क्रम को क्या कह देते हैं आप? तरंग संख्या भी कह सकते हैं। तो आप यहाँ पर म्यू बराबर, यानी जिसे अपन आवृत्ति कहते हैं, ये आपकी आवृत्ति है, और उसके बाद c गुणा 1 अपॉन लैम्डा भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं म्यू बराबर क्या? c गुणा 1 अपॉन लैम्डा। अगर आप c को क्या कर लें? इकाई मान ले, एक मान ले, तो म्यू बराबर क्या हो गया? म्यू बार। यस और नो? बात क्लियर हो गई होगी, समझ में आ गई? ये टॉपिक क्लियर हो गया? वेरी गुड। जल्दी से इसको उतारेंगे और कमेंट में लिखेंगे यस मैम। ओके जी, ओके, बात क्लियर हो गई। अब जब प्रकाश की तरंग की बात हो गई, ये भी क्लियर हो गया कि हमें ये बात समझ में आ चुकी है, तो अब आते हैं हम अपने अगले गुण पर, जो है क्या? व्यतिकरण। प्रकाश के तरंगों का व्यतिकरण। व्यतिकरण मतलब क्या होता है? जब दो तरंगे समान आवर्ती की एक साथ गुजारी जाती है तो वो आपस में मिलकर उच्चिष्ट निम्निष्ट बनाती हैं। जब वो एक साथ दो तरंगे उच्चिष्ट बना रही है तब तो वहां डार्क एरिया दिखता है, जब एक उच्चिष्ट एक निम्निष्ट बना रही है तो वहां दिखता है क्या? हल्की लाइट कलर की हम विजिबिलिटी होती है, तो उसे अपन कहते हैं क्या? वहां पर आ गया आपका निम्निष्ट का एरिया। ठीक बात है। तो व्यतिकरण जो पढ़ाया जा रहा है उसमें इसी तरह की स्थितियां आपको नजर आएंगी। तो जब किसी समान आवर्ती की तरंगों को गुजारा जाता है तो उस घटना को हम क्या कहते हैं? उसका परिणामी जो मान होता है उस घटना को हम कहते हैं व्यतिकरण, जिसकी परिभाषा आपकी स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार है। देखो, तरंगे किसी माध्यम में एक ही दिशा में गमन करती हैं पर आवृत्ति क्या हो? उनकी समान हो, तो उनके अध्यारोपण के फलस्वरूप प्रकाश की तीव्रता में परिवर्तन हो जाता है और व्यतिकरण कहलाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल यदि मैं बात करूं तो जैसे अपने पास दो तरंगे हैं, एक और ये हो गई दूसरी, ठीक है। अब आपने देखा कि आपने इन दोनों को इस तरह से जो छिद्रों में से गुजारा, जैसे ही आपने गुजारा तो आप देखेंगे कि तरंगें जो हैं वो इस तरह से अपने ऊपर नीचे साथ जा रही है। लेकिन एक बार ऐसा हुआ कि एक ऊपर चली गई और एक नीचे चली गई, तो जब दोनों एक साथ ऊपर आई तो वहां देखिएगा क्या? आपको डार्क
और यहाँ पर दिखेगा लाइट, ब्राइट चीजें दिखाई देगी। बात समझ में आई? तो जब कोई गहरा अपने को इमेज दिखाई दे रही है प्रकाश की घटना में ही, जब प्रकाश की किरणें जा रही है तो वहां पर कभी वो डार्क है कभी लाइट है, तो वहां पर वो कौन सी घटना विजिबल हो रही है मेरे प्यारे बच्चों? वो हो रही है व्यतिकरण, जिसे आप क्या कर सकते हैं, इस प्रकार से देख सकते हैं। आप देखो, जल्दी से देखें, फटाफट देखो, बात समझ में आई कि नहीं? यहाँ देखो जी, देखो, क्लियर करो फटाफट कि ये क्या कह रहा है। देखो यहाँ क्या है, लाइट, यहाँ क्या है, डार्क, है कि नहीं? तो यहाँ पर क्या है, एक किरण ऊपर है और एक किरण नीचे है यहाँ पर तो, और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या है भाई, एक के ऊपर दूसरी किरण अध्यारोपित हो रही है। घटना क्या है, व्यतिकरण। क्लियर, बात समझ में आ गई? तो अब देखो इसके प्रकार, इसमें प्रकार है दो, एक रचनात्मक और एक विनाशी। रचनात्मक और विनाशी में क्या फर्क होता है? जब रचनात्मक यानी कि नई किरण का निर्माण करती है, जब दो किरणें एक ही डायरेक्शन में हो, डायरेक्शन भी नहीं बदले, तो वहां पर क्या होगा, डार्क। जब डायरेक्शन विपरीत हो तो वहां क्या होगा, लाइट। बात समझ में आ गई? व्यतिकरण के दो भाग भी होते हैं। क्लियर हो गया प्यारे बच्चों? फटाफट उतारेंगे व्यतिकरण और अब चलते हैं विवर्तन पर। विवर्तन क्या होता है? तो विवर्तन कहा कुछ नहीं, जब किसी भी तरंग को किसी भी छिद्र में से गुजारते हैं तो वो वहीं पर ही मुड़ जाती है, उसके किनारों पर ही मुड़ जाती है। अर्थात प्रकाश का किसी छिद्र में से गुजरने पर उसके मुड़ने की घटना ही क्या कहलाती है, या यूं कहूं प्रकाश के किरणों के मुड़ने की घटना ही क्या कहलाती है, प्रकाश का विवर्तन कहलाती है। तो इसकी परिभाषा आपकी स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार नजर आ रही है। प्रकाश मुड़ने की घटना विवर्तन कहते हैं। ऐसा पाया गया कि लघु आकार के अवरोधों से टकराने के बाद क्या हो जाता है, लघु आकार मुड़ जाती है, तथा जब लघु आकार के छिद्रों से होकर तरंग गुजरती है तो वो फैल जाती है। इस प्रकार की तरंगों का विवर्तन होता है। और ध्वनि, जल, विद्युत चुंबकीय तरंगे, ये सब घटनाएं इन्हीं में देखने को मिलती है। किनमें? ध्वनि, जल और विद्युत चुंबकीय तरंगे। तो पता है ना विद्युत चुंबकीय तरंगे कौन सी होती है? यस, फटाफट लिखेंगे, जल्दी से उतारेंगे। अब आपको स्क्रीन पर एक डायग्राम नजर आ रहा है ना? ये डायग्राम कह रहा है कि एक छिद्र में से गुजारते ही मुड़ गई, यहाँ पर गुजारा फिर मुड़ गई। तो ये मुड़ने की जो घटना है इसे ही क्या कहते हैं? इसे कहते हैं हम क्या बेटा? विवर्तन। और घटना जब घटित होकर के जब आपको कोई स्पेक्ट्रम या पर्दे पर या चमकीली और लाइट क्या कहें तरंगे दिखाई दे, या यूं कहें कोई स्पेक्ट्रम नजर आए, तो हम उसे कहते हैं व्यतिकरण। बात क्लियर हो गई? बात समझ में आ गई? तो फटाफट जल्दी से लाइक करेंगे और कमेंट लिखेंगे यस मैम। ओके जी, ओके। अब चलते हैं अपने अगले टॉपिक की ओर। प्रकाश का विवर्तन हो गया, व्यतिकरण हो गया, प्रकाश के बारे में भी पता चल गया और प्रकाश से पहले विकिरण के गुण के बारे में भी मालूम चल गया। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपन अगले टॉपिक की ओर। और अगला टॉपिक है अपना क्या? मैक्स प्लांक का क्वांटम सिद्धांत। आपने क्या पढ़ा? आपने बोहर पढ़ा। बोहर ने अभिग्रहित करके रदरफोर्ड की कमियों को दूर किया। उसके बाद उसके साथ कौन जुड़ा? उसके साथ मैक्सवेल जुड़ा, जिसने कहा कि ये जो इलेक्ट्रॉन है जब गति कर रहे हैं तो किस रूप में करते हैं? विकिरण के रूप में। तो विकिरण किस प्रकृति की होती है, तरंग या कण? तो उन्होंने कहा तरंग, और तरंग को विद्युत चुंबकीय तरंगे कहा। डन। उसके बाद कहा कि यार कण भी तो हो सकता है, क्या विचार किया जाए? तो साइंटिस्ट आया, कौन? मैक्स प्लांक। उसने कहा कि जो विकिरण है वो कणीय प्रवृत्ति की भी होती है और तरंग भी होती है। अब हम करेंगे रिसर्च किस पर? कण पर। तो उन्होंने क्या कहा कि कण रूप में जब तरंगे होती हैं तो वो कण रूप में किस तरह से चलती हैं, उनकी ऊर्जा कैसी होती है, वो ऊर्जा किस रूप में व्यक्त की जाती है, वो सब उन्होंने यहाँ पर डिस्क्राइब किया। तो फटाफट शुरू करते हैं। बात समझ में आ रही है ना? अपन एक के साथ एक जुड़ते हुए चले जा रहे हैं। तो सबसे पहले विकिरण ऊर्जा का क्वांटम सिद्धांत प्लांक ने दिया, जिसे मुख्य बिंदु निम्न प्रकार है।
किसी धातु के द्वारा विकिरण ऊर्जा का अवशोषण, ये तो हम सब जानते हैं, इलेक्ट्रॉन जब एक कक्ष से दूसरे में आता है तो अवशोषण करता है, और दूसरे से यानी उच्च से निम्न में आता है तो क्या करता है, उत्सर्जन करता है। जब ऊर्जा करता है तो क्लासिकल फिजिक्स के अनुसार यह सतत माना जाता है। सतत का मीनिंग मैंने बताया हुआ है, जहां पर एकदम मिक्सिंग होता है, किसी को सेपरेट करना पॉसिबल नहीं होता है। ऊर्जा का अवशोषण अथवा उत्सर्जन निश्चित ऊर्जा के पैकेट्स के रूप में होता है, यानी कण के रूप में होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, फोटोन या फिर क्वांटा कहते हैं। राइट, बात समझ में आ गई है तो फटाफट उतारेंगे। ये बात क्लियर हुई ना कि प्लांक ने क्या कहा, प्लांक ने कहा कि कण है, और कण जो है वो कणों के रूप में ऊर्जा का उत्सर्जन भी होता है, अवशोषण भी होता है। वो जो ऊर्जा है जिसका वो अवशोषण और उत्सर्जन कर रही हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, क्वांटा या फोटोन कहा जाता है, क्योंकि वो कणों के रूप में कार्य कर रही है। राइट, तो जैसे ही उसने इस चीज को बताया तो उन्होंने कहा कि प्लांक ने कहा कि कोई भी कण जब गति कर रहा है तो उस दौरान उसके ऊपर एक क्या करता है, अपन यूं कह दे कि अपने पास कोई भी कण है तो अपन कहते हैं कि प्लांक ने कहा कि ये जो इलेक्ट्रॉन है जब चल रहा है तो वहां पर तरंग भी चल रही है, तरंग के रूप में भी है और वो कण के रूप में भी है। तो वो कण क्या हुआ, आपका फोटोन हुआ। क्या हुआ बच्चों, फोटोन हुआ। और फोटोन की जब आप बात करते हैं तो फोटोन में जो ऊर्जा होती है वो ऊर्जा उन्होंने बताई किसके बराबर, एच म्यू के बराबर। एच म्यू यानी कि जो भी ऊर्जा है, कोई भी ऊर्जा की यदि आप बात करते हैं तो वो किसके बराबर चलती है, वो ऊर्जा क्या होती है, उसमें एक ऊर्जा का पैकेट निहित होता है और वो होता है क्या, एच म्यू के बराबर। बात समझ में आई। तो प्लांक ने इस प्रकार रिसर्च करके कुछ महत्वपूर्ण बिंदु भी बताए जिसके ऊपर उन्होंने गणितीय रूप दिया। वो गणितीय रूप क्या है, आपको कुछ इस प्रकार दिखाई दे रहा है कि गणितीय रूप जो है आपका इस प्रकार है। उन्होंने कहा एक क्वांटा की ऊर्जा ई, अभी मैंने बताया एच म्यू के बराबर होती है। म्यू जो है वो आवर्ती है, क्वांटा जो है उसकी ऊर्जा एच म्यू के बराबर होती है। और आप सबको मैं पीछे बता कर आई हूँ कि एच म्यू जो होता है उसमें अपन म्यू के बराबर क्या लिख सकते हैं बेटा, सी अपॉन लैम्डा लिख सकते हैं, यानी एच गुणा सी अपॉन लैम्डा। यस और नो, बात समझ में आ गई। एच क्या है राजा बच्चों, प्लांक नियतांक, स्थिरांक नहीं बोलेंगे क्योंकि इसकी वैल्यू जो है वो फिक्स है। प्रकाश का वेग 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, लैम्डा तरंग दे रही है, और म्यू जो है इसे आप वी या फिर इस तरह भी नोट कर सकते हैं। क्लियर, जल्दी से फटाफट उतारेंगे बिना टाइम को कंज्यूम किए। डन जी डन। ओके, चलते हैं आगे। अब बढ़ते हैं। किसी वस्तु द्वारा उत्सर्जित मात्रा क्वांटा के रूप में होती है जिसका मान जो है वो क्या होता है, एच म्यू, 2h म्यू, 3h म्यू, एक सरल गुणज के रूप में होता है। चलते हैं आगे। अब आता है अपना अगला टॉपिक जो है वो है क्या, आपका प्रकाश विद्युत प्रभाव। क्या है, प्लांक ने बताया ये घटना जो प्रकाश की उन्होंने बताई, ये प्लांक ने बताया। ये उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि जब कोई इलेक्ट्रॉन गति करता है तो ऊर्जा का अवशोषण उत्सर्जन होता है, इट्स अ नॉर्मल थिंग। तो वो ऊर्जा का पैकेट क्वांटा होता है। तो अगर वो ऊर्जा का अवशोषण या उत्सर्जन कर रहा है तो वो कब करेगा, ऐसा कब होगा, किसी धातु की प्लेट पर प्रकाश डालें तो वहां पर होगा, कैसे होगा। तो प्लांक ने कहा डोंट वरी, एक प्रयोग करते हैं और प्रयोग करके बताएंगे कि ये क्या कहना चाहता है। उसने प्रयोग किया और उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि एक धातु की प्लेट लो। प्रकाश विद्युत प्रभाव को समझाया उन्होंने बिल्कुल क्लियरली। तो वो समझाते हुए उन्होंने कहा, वो बिंदु हम बाद में पढ़ेंगे लेकिन पहले मैं जो समझा रही हूँ ध्यान से सुनना, ये प्रश्न क्वेश्चन आता है। उन्होंने कहा कि जब कोई भी धातु है, उसकी प्लेट है, उस पर प्रकाश की किरण आप डालते हैं तो जैसे ही डालते हो तो वहां से किरणें क्या होती है, वहां से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन शुरू हो जाता है। तो वो जो प्रकाश की किरण आई तो उसमें जो कण थे वो फोटोन थे, ऊर्जा के पैकेट्स थे।
उन्होंने वो ऊर्जा उस धातु की प्लेट में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को दी। इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, एक्टिव हुआ और तुरंत वहां से अपना जगह छोड़कर निकल गया। कहते हैं ज्यादा जोश में जो लोग होते हैं ना, वो होश खो बैठते हैं और अपनी जगह को छोड़ देते हैं। ऐसा कभी नहीं करना चाहिए, जोश में होश कभी नहीं खोना चाहिए। तो इसलिए इलेक्ट्रॉन बेचारा खो दिया और ये प्रभाव बन गया क्या, प्रकाश विद्युत प्रभाव। राइट, तो प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज जो है वो किसने की थी, सबसे पहले हेनरी ने की थी। और उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि जब किसी धातु की सतह पर विद्युत चुंबकीय विकिरणें गिरती है, विद्युत चुंबकीय विकिरणें आप सब जानते हैं, पराबैंगनी किरणें, दृश्य किरणें, और उनकी सतह पर इलेक्ट्रॉन निकलने लगते हैं, इस घटना को प्रकाश विद्युत प्रभाव कहा जाता है। प्रकाश इलेक्ट्रॉन भी कह सकते हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होता है। दृश्य प्रकाश का उपयोग केवल क्षारीय धातु पर ही होता है। क्षारीय धातु ज्यादा सक्रिय होती है बेटा, इसलिए आप यदि पर को गर्म करेंगे या फिर इन पर कोई प्रकाश डालेंगे तो वो जल्दी से जल्दी एक्टिवेट हो जाएंगी और अपने में से इलेक्ट्रॉन डोनेट करना शुरू कर देती है। तो क्षारीय धातुओं में सबसे ज्यादा गुण पाया जाता है क्योंकि वो सबसे ज्यादा सक्रिय प्रवृत्ति की होती है। जबकि एक्स किरण का जब उपयोग किया जाता है तो वो सभी धातुएं प्रकाश विद्युत प्रभाव दिखाती हैं। क्लियर, डन। चलते हैं आगे। अब आपके सामने स्क्रीन पर एक डायग्राम नजर आ रहा है जिसमें कह रहा है कि फोटोन युक्त कोई एनर्जी युक्त प्रकाश की किरण आती है और आकर के क्या कर जाती है, आकर के इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित कर देती है। और जब इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करता है तो वो तुरंत होता है, जैसे ही गिरी तुरंत। अब यहां पर कुछ फैक्ट है, कुछ क्वेश्चंस आए, जैसे कहा कि यदि प्रकाश की किरण आ रही है और इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो रहा है तो इस बीच कोई समय लगता है क्या, आई गिरी बैठी चाय पानी पिया फिर जाती है क्या, कहा नहीं, तुरंत। तो कैसे, बताया। उसके बाद कहा कि जो ऊर्जा होती है वो, तो उन्होंने पहले ही बता दिया, वो तो h म्यू के बराबर होनी चाहिए। क्या इससे कम हुई तो या इससे ज्यादा हुई तो, रुको धैर्य रखो, सब बताएंगे, सब बताएंगे। ये क्वेश्चन उठाए गए जैसे हम पढ़ते वक्त, इसीलिए तो हम टीचर्स कहते हैं कि जब हम पढ़ा रहे हैं तो आपके माइंड में क्वेश्चन आना चाहिए। क्वेश्चन आया इसका मतलब आपको समझ में आ रहा है, राइट। तो क्वेश्चन आया ना प्रकाश विद्युत प्रभाव, तो ठीक है कि प्लेट के ऊपर आपने किसी धातु की प्लेट पर प्रकाश डाला, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो गया, क्या तुरंत हुआ या रुक कर हुआ? अगर हुआ तो क्या वो तुरंत निकल के चला गया या ऊर्जा दी आपने, तो वो ऊर्जा आप तो h म्यू बता रहे हैं, अगर हम इससे ज्यादा दे देते हो, कम दे देता हूं तो क्या होगा? तो इन सब के क्वेश्चन जो है उन्होंने दिए आंसर, किसने, प्लांक ने। क्या कहा देखो, उन्होंने कहा कुछ समक्ष, उन्होंने इसके उदाहरण रखे। उन्होंने कहा कि धातु की सतह से प्रकाश पुंज जिसे टकराता है तो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं और इस बीच समय अंतराल बिल्कुल भी नहीं होता है। जैसे ही गिरी तुरंत गया, फिर गिरी फिर इलेक्ट्रॉन गया, फिर गिरा फिर इलेक्ट्रॉन गया, रुकते नहीं है। और इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रकाश की तीव्रता के समानुपाती होती है। तीव्रता जितनी ज्यादा तेजी से आई उतनी तेजी से वो निकलेगा। अगर आप धीरे धीरे, तो वहां पर जितनी तीव्रता होगी उतना ही कार्य किया जाएगा। फिर आगे आता है कि कहा कि जब ऊर्जा आपने दी है क्या वही ऊर्जा चाहिए, अगर उससे कम ज्यादा हो गई तो उन्होंने कहा वो जो ऊर्जा हमने बताई है वो देहली आवृत्ति की ऊर्जा है। अगर वहां तक है, अगर आपने जो ऊर्जा दी है अगर देहली आवृत्ति के बराबर है तब तो इलेक्ट्रॉन रिलीज होगा धातु की प्लेट से। अगर ऐसा नहीं है तो अपन देखेंगे कि वहां पर अपन देखते हैं कि h म्यू के बराबर यदि एनर्जी नहीं है, उससे कम है, तो आपका इलेक्ट्रॉन सतह से नहीं जाएगा। वहीं पर यदि क्या हो, अगर उससे ज्यादा है तो वो देहली ऊर्जा लेकर इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो जाएगा और बाकी जो ऊर्जा शेष रही है वो गतिज ऊर्जा के बराबर हो जाता है। बात समझ में आ गई होगी, क्लियर। उसके बाद ये कहता है कि देहली आवर्ती के नीचे की आवर्ती प्रकाश प्रभाव उत्पन्न नहीं कर सकती। अभी बताया ना कि h म्यू के बराबर यदि नहीं है तो वहां पर इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन भी संभव नहीं है। लास्ट में ये कहता है कि आवर्ती को बढ़ाते हैं तो उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा बढ़ती है, यानी ये देहली ऊर्जा से ज्यादा ऊर्जा होगी, देहली ऊर्जा से ज्यादा ऊर्जा होगी, यानी अधिकतम ऊर्जा जो है वो गतिज ऊर्जा के रूप में कन्वर्ट हो जाती है और इलेक्ट्रॉन ज्यादा एक्साइटेड
हो जाते हैं। वहीं पर उत्पन्न प्रकाश विद्युत प्रभाव की विकिरण की तीव्रता पर निर्भर करता है। उत्पन्न प्रकाश कि आप कितना तेजी से इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, फ्रीक्वेंसी नहीं बेटा, तेजी यानी रफ्तार कितनी है, तो ज़्यादा शाइनिंग आएगी, फटाफट इलेक्ट्रॉन निकलते चले जाएंगे, क्योंकि वो जो एनर्जी या ऊर्जा आप दे रहे हैं वो दहली आवृत्ति के बराबर है। वह निश्चित न्यूनतम आवृत्ति जो इलेक्ट्रॉन को सतह से निकालने के लिए आवश्यक हो, दहली आवृत्ति कहलाती है। दहली आवृत्ति का परिभाषा समझ में आई? रह गया था ना, मैंने बताया नहीं, आप सोचेंगे मैम दहली आवृत्ति क्या होती है। वह निश्चित न्यूनतम आवृत्ति जो क्या होती है बेटा, क्या करते हैं अपन, किसी भी धातु की प्लेट से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए संभव होती है। तो इस प्रकार आपका प्रकाश विद्युत प्रभाव का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा, अच्छे से आपको ये बात समझ में आ गई होगी, हाँ या ना? जल्दी से कमेंट में बताओ, फटाफट, जल्दी से जल्दी, और लाइक कर दो। बच्चों आज जो हमने पढ़ा है वो टॉपिक जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इतना डिस्क्राइब करके मैंने पढ़ाया है। अब प्रकाश विद्युत प्रभाव की घटना तक क्लियर हो गया है। उसके बाद अब हम जो है वो बोहर का जो परमाणु मॉडल है उसके कुछ मुख्य बिंदु हैं, उनके बारे में अगले में डिस्कस करेंगे। साथ में जो ऊर्जाएं होती है वो ऊर्जा कितनी होती है किसी भी कण के पास, उनमें अंतर कितना होता है, इसका गणितीय रूप हम अगली कक्षा में डिस्कस करेंगे। तब तक आपको जो मैंने आज पढ़ाया वो पढ़ना है, नोट्स बनाने हैं। ओके, तो खुश रहिए, मस्त रहिए, टेक केयर।